आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले मन के 3 भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रायड ने मन के 3 आकारात्मक पहलू बताए हैं। नंबर 1 चेतन कॉन्शियस, नंबर 2 अर्धचेतन या अवचेतन सबकॉन्शियस, नंबर 3 अचेतन अनकॉन्शियस। अब हम चेतन की बात करेंगे। चेतन कॉन्शियस, चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभव एवं संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वास्तविकता या वर्तमान से होता है। इसमें संग्रहित सूचनाएं हमें याद रहती हैं। यह मानसिक पहलू का एक छोटा हिस्सा अर्थात संपूर्ण मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है। व्यक्तित्व की गत्यात्मक शक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्यस्थल होता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं अवचेतन सबकॉन्शियस। यह न तो पूर्णतः चेतन होता है न तो पूर्णतः अचेतन होता है। इसमें वैसे विचार, भाव व इच्छाएं आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते हैं, परंतु थोड़ा प्रयास करने पर वे हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। यह चेतन से बड़ा परंतु अचेतन से छोटा होता है। यह चेतन व अचेतन के बीच पुल का कार्य करता है। चेतन से अचेतन व अचेतन से चेतन में सूचनाएं इसी के माध्यम से होकर गुजरती हैं। अब थर्ड पॉइंट है अचेतन अनकॉन्शियस। फ्रायड के अनुसार मन का सबसे गहरा व बड़ा भाग अर्थात संपूर्ण मन का 9/10 भाग अचेतन होता है। अचेतन का अर्थ चेतना से परे होता है। ऐसी सूचनाएं जो हमारे न चेतन में हों न अचेतन में हों। अचेतन में रहने वाली सूचनाएं कामुक, सेक्सुअल, असामाजिक, एंटी सोशल, अनैतिक, इमोरल तथा घृणित, हेटफुल होती हैं। इनका मानना था कि अचेतन मूल प्रवृत्ति वाले प्रेरकों का भंडार है तथा उन विचारों व इच्छाओं का भी संग्रह करता है जो चेतन अनुभूति के लिए अदृश्य होती है। क्योंकि इनसे मानसिक अंतर्द्वंद पैदा होते हैं, हम लगातार इन आवेगों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त और मान्य तरीकों को ढूंढने में या इन आवेगों को व्यक्त होने से रोकने के प्रयास में लगे रहते हैं। अतः भुलक्कड़पन, गलत उच्चारण, हंसी मजाक, स्वप्न आदि अचेतन तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत का उद्देश्य दमित अचेतन सामग्री को चेतना में लाना तथा इसके द्वारा हमें अपने जीवन को अधिक सतर्क तथा संगठित या ऑर्गेनाइज तरीके से जीने में सहायता प्रदान करता है। इसे समझाने के लिए फ्रायड ने बर्फ़ की चट्टान, जिसे आइसबर्ग कहते हैं, का उदाहरण दिया है। जैसे समुद्र में बर्फ़ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है। जो भाग पानी के बाहर होता है वह चेतन मन अर्थात कॉन्शियस होता है, जो 10% भाग है, जबकि अधिकांश भाग पानी के अंदर है वो अचेतन मन अर्थात अनकॉन्शियस होता है, जो 90% भाग होता है तथा जो पानी के बाहर व अंदर दोनों के बीच की स्थिति होती है उसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस कहते हैं, जिसका कोई आकार व साइज नहीं होता है। अब हम सिगमंड फ्रायड द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व की संरचना का अध्ययन करेंगे। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व में 3 संरचनाएं होती हैं या इसका 3 स्ट्रक्चर होता है। इद अर्थात इड, ईगो अर्थात अहम, सुपर ईगो अर्थात पराहम। इनको 3 अलग अलग प्रकार के तत्व के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इनका उपयोग प्रबल मानसिक शक्तियों के रूप में किया जाता है, न कि मस्तिष्क में स्थित दैहिक स्थानों के रूप में। फ्रायड लोगों के व्यवहार करने के तरीकों के द्वारा इन शक्तियों का अनुमान करने में सक्षम थे, परंतु हम इसे आगे इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम फ्रायड के मूल प्रवृत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना को समझने से पहले मूल प्रवृत्तियों के बारे में जानना आवश्यक है। मूल प्रवृत्ति अर्थात जन्मजात शारीरिक उत्तेजना से होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं।
फ्रायड के अनुसार यह दो तरह की होती हैं। नंबर 1, जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट। इसके द्वारा व्यक्ति सभी तरह के रचनात्मक कार्यों या कंस्ट्रक्टिव वर्क का निर्धारण होता है। नंबर 2, मृत्यु मूल प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट। इसके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के ध्वंसात्मक या डिस्ट्रक्टिव कार्यों तथा आक्रमणकारी व्यवहारों का निर्धारण होता है। अब हम व्यक्तित्व की संरचना के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर ईड अर्थात इदम, यह जन्मजात होता है। इसमें अतार्किक, असामाजिक, अनैतिक विचार होते हैं। यह पूर्ण अचेतन होता है। यह सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत चाहता है। पूर्ति न होने पर चिंता या क्रोध उत्पन्न होता है। ईड में जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट दोनों का ही समावेश होता है, अर्थात ये दोनों चीज़ें इनमें समाहित होती हैं। इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। जैसे बच्चे को भूख लगने पर वह तब तक रोता है जब तक कि उसे भोजन अर्थात दूध न पिलाया जाए। व्यक्तित्व की दूसरी संरचना है ईगो अर्थात अहम। यह 3 वर्ष की उम्र के बच्चों में विकसित हो जाता है। इसमें तर्क संगत, धैर्यवान, वास्तविक विचार होते हैं। चेतन मन पर कार्य करता है तथा वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। ईड की इच्छाओं को यह सामाजिक नियमों के आधार पर पूरा करने का प्रयास करता है। इच्छा के पूरा न होने पर यह व्यक्ति के दुख व गुस्से को खत्म करने की कोशिश करता है। यह दूसरों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है तथा ईड व सुपर ईगो की मांगों को भी ध्यान में रखता है। व्यक्तित्व की तीसरी संरचना, जिसे हम सुपर ईगो अर्थात पराहम के नाम से जानते हैं, यह 5 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। यह आध्यात्मिक आदर्शवादी व्यक्ति की अवस्था होती है। यह नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यक्ति को बुरे आचरणों से दूर रखता है तथा ईगो को नियंत्रित करता है। सामाजिक मानकों व आदर्शों का उल्लंघन करने पर यह व्यक्ति में अपराध बोध की भावना उत्पन्न करता है और उसे दंडित भी करता है। भारतीय विचारधारा सांख्य योग के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति 3 होती है। व्यक्ति की प्रकृति में 3 गुण होते हैं। पहले नंबर पे सत्व गुण अर्थात स्वच्छता, सत्यवादिता, गुरुता, कर्तव्यपरायणता, अनासक्ति, अनुशासन, मानसिक संतुलन, बड़ों के लिए आदर, प्रखरता, बुद्धि, इंद्रिय निग्रह तथा दृढ़ संकल्प इत्यादि आता है। अर्थात हमें ये कह सकते हैं कि नहीं फ्रायड का सुपर ईगो। अब दूसरे नंबर पे आती है रजस। रजस की जो विशेषता होती है, इसमें अत्यधिक क्रिया, विषय भोग की इच्छा, आध्यात्मिक उत्थान में कम रुचि, अपने पद से असंतोष, दूसरों से ईर्ष्या तथा सांसारिक भौतिक सुख भोग की मानसिकता अर्थात ईगो। जो गुण है उसे हम कहते हैं तमस गुण, जो मानसिक असंतुलन, क्रोध, अहंकार, अवसाद, आलस्य, प्रमाद तथा असहायता की भावना को दर्शाती है। इसे हम ईड कह सकते हैं। उम्मीद है आप चेतन, अवचेतन, अचेतन तथा व्यक्तित्व संरचना ईड, ईगो, सुपर ईगो को समझ गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हृदय राज कपूर, प्रवक्ता मनोविज्ञान।